हेलो बेटा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस बहुत से सिलेबस में कॉमन हो रहा है। एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। कंपनी है तो उसके अपने ट्रेडिंग यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और भी जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि उस पर कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर है या नहीं है। तो हमारा जो कंटेंट है आज का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, उसका एनालिसिस करना। अगर एनालिसिस करने के रेफरेंस से मैं पूछूं कि अगर आपकी क्लास में सारे बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, हमें एनालिसिस करना अच्छा बच्चा कौन है। अकाउंट्स के टीचर को पूछा तो उस बच्चे का नाम लिया जाएगा जिसके अकाउंट्स में हाईएस्ट मार्क्स है। इंग्लिश के टीचर से पूछा जाएगा तो वो बच्चा बोला जाएगा जिसकी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बेटर है, वोकैबुलरी अच्छी है, जिसकी ग्रामर अच्छी है, वो बोला जाएगा। अकाउंटेंट को पूछा जाएगा तो वो बच्चा सबसे अच्छा है जिसकी टाइमली फीस आ जाती है, वो बच्चा सबसे अच्छा है। क्लास टीचर से बोला जाएगा तो वो बच्चा जो सिंसियर है, अटेंडेंस प्रॉपर है, ड्रेसअप होके आता है, वेल मैनर्ड है, वो सबसे अच्छा बच्चा है। पीटीआई से पूछा जाएगा तो वो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छा है। यानी हर एक अब बच्चे का एनालिसिस हर लोग ने अलग अलग तरीके से कर रखा है। उसी तरह से कंपनी के जो डेटा होते हैं, फाइनेंशियल डेटा होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट वे से एनालिसिस करा जा सकता है। एनालिसिस करने के बहुत से तरीके, बहुत से टूल्स है। जो तरीके होते हैं उनको टूल्स बोलते हैं। और टूल्स में कुछ जो हमारे कोर्स में, एक तो था कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, एक था कैश फ्लो, और एक है हमारे पास रेशियो। ये तीन और भी होते हैं, स्टेट ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हमारे 12th के लेवल की अगर अपन बात करें तो ये तीन हमारे पास सिलेबस में है। जिसमें से एक कंपैरिजन का जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो है हमारे पास रेशियो एनालिसिस। रेशियो के थ्रू कंपेयर करना, एनालिसिस करना कि कंपनी हमारे इस प्रोस्पेक्टस से सही है या गलत है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं तो व्हाट इज अ रेशियो। रेशियो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में अगर कोई मैथमेटिकल रिलेशन है तो उसे अपन रेशियो कहते हैं। रेशियो कह सकते हैं, या प्रपोर्शन कह सकते हैं, या परसेंटेज कह सकते हैं, या हम परसेंटेज कह सकते हैं। ये तीनों बातों में हमारे क्लेरिफिकेशन आ सकता है, आंसर आ सकता है। इन बातों से हम हमारे आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये बेटर है या ये बेटर है या ये बेटर नहीं है। जैसे मैंने बोला अभी एक वर्ड रेशियो, एक बोला प्रोपोर्शन और एक बोला परसेंटेज। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स है वो मान लेते हैं 100 है, और उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो मान लेते हैं 50 है। अगर मैं रेशियो में बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल का रेशियो कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट है 50, सेल्स है 100, यानी 1:2 का रेशियो है। और इसी बात को मैं अगर प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस करूं तो 50 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1/2, यानी उसका ग्रॉस प्रॉफिट हाफ है। और या फिर मैं परसेंटेज में करूं तो 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। यानी इस चैप्टर में हम जितनी भी बातें पढ़ेंगे उनके हमारा जो एनालिसिस होगा, फाइनल रिजल्ट जो होगा, आइदर इन रेशियो फॉर्म में होगा, एब्सोल्यूट फॉर्मेट में, या इन प्रोपोर्शन फॉर्मेट में होगा। ये को टाइम भी बोल सकते हैं, प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। और अगर ये रिवर्स होता 100/50 होता तो 2 बोलते और 2 टाइम्स कह सकते थे। तो प्रोपोर्शन बोलो या टाइम्स बोलो, प्रोपोर्शन बोलो या टाइम्स में एक्सप्रेस करा जा सकता है, और तीसरा एक्सप्रेस करा जा सकता है परसेंटेज में। हर बात को हम इन तीनों में से किसी एक बात में एक्सप्रेस करेंगे। होप कि रेशियो का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, और हमें सारी बातों को उनमें एनालिसिस करना है। तो एक हो गया रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस हम तीन तरीके से करेंगे, आइदर इन एब्सोल्यूट रेशियोज में 2:3, 1:2, या फिर प्रपोर्शन जिसको हमने टाइम्स का भी नाम दिया, और या फिर परसेंटेज। इन तीन बातों में हमारा एक, अगर सिलेबस की बात करें तो आंसर जरूर आएगा। अब हमारे पास रेशियोज जो वर्ड है, हमने कहा था मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। इस रूम में मैं खड़ा हूं, इस रूम में लगा हुआ खड़ा मैं और लगे हुए 2 एसी, तो मेरा और एसी लगने का जो रेशियो है वो 1:2 का रेशियो है। आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और 10 पंखे लगे हैं,
50:10। रेशियो किसी भी दो बातों का एक्सप्रेस करा जा सकता है, बट क्या वो रेशियो हमारा यूजफुल है या नहीं है? बिजनेस में 1000 बातों का रेशियो निकाला जा सकता है। सर फर्नीचर का निकाल लो और बाहर साइकिल स्टैंड में पड़ी गाड़ियों का रेशियो निकाल लो। फर्नीचर पड़ा ही 50 फर्नीचर है और 30 गाड़ियां पड़ी है, तो फर्नीचर का रेशियो निकाल लिया। मशीनरी का और फर्नीचर का रेशियो निकाल लो। स्टाफ, अकाउंटिंग स्टाफ का और मार्केटिंग स्टाफ का रेशियो निकाल लो। सेल्स का मशीनरी से रेशियो निकाल लो। रेशियो तो किसी का भी निकल सकता है, बट क्या वो रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या वो किसी बात को हमारा आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैं यहाँ खड़ा हूँ और बाहर गाड़ियाँ खड़ी है, क्या उसका रेशियो निकल सकता है? निकल सकता है। 1:, बाहर 5 गाड़ी खड़ी है तो 5 का रेशियो हो गया, बट क्या वो कोई रिजल्ट दे रहा है? क्या नहीं दे रहा है। तो हमें सारी जो रिजल्ट ओरिएंटेड बातें हैं उसको हमने 4 मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है। हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 4 मेजर कैटेगरी में सारी रेशियोज को कैटेगराइज कर रखा है। पहला तो है हमारे पास शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। पहला है हमारे पास शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। जो रिलेवेंट बातें हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंस का मतलब होता है रीपेमेंट कैपेसिटी। रीपेमेंट कैपेसिटी। आपकी जेब में इंस्टेंट पैसा है, आपने जो कमिटमेंट कर रखा है आज कल परसों या महीना भर में 2 महीना में जो पेमेंट कर रखा है, अगर आपके पास वो कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। दूसरी होती है हमारे पास टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज में हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस चेक करते हैं या एफिशिएंसी चेक करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कितनी बेटर से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके बेटर परफॉर्म कर रही है। ये सारी बातें हम टर्नओवर रेशियोज की हेडिंग में चेक करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स की बातों की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मशीन है, कितना प्लांट है, कितना फर्नीचर है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, इससे कोई मतलब नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस प्रॉफिट की बातों को चेक करेंगे। एंड फोर्थ वन इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब ये हमारे पास जैसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी था, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है इंस्टेंट रीपेमेंट कैपेसिटी। आपकी जेब में पैसा है, आप इंस्टेंट पेमेंट कर रहे हो। अगर किसी को आपने पेमेंट कर रखा है, बोल रखा है कि 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो आपके पॉकेट में पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस में पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे दादाजी के नाम की प्रॉपर्टी है, दादाजी की डेथ होगी तो प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम आएगी और पापा की प्रॉपर्टी मेरे नाम आएगी, तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इट मे बी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। आपके पास प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इंस्टेंट पेमेंट करने के लिए काम में नहीं आ रही है। वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म पेमेंट कैपेसिटी को चेक करने के लिए काम आ सकती है। इस तरह से हमने जितने भी रेशियोज को है मेजरली 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया है। और अगर देखा जाए तो बिजनेस में सारी बातों को हमने इन 4 बातों में कवर कर रखा है। जब अपन एनालिसिस करेंगे तो हम हर बात को प्रॉपरली इस तरह से मैनेज कर लेंगे कि इन 4 बातों में कवर हो रही है। इनके सब पार्ट्स भी होंगे, इनके सब पार्ट्स के थ्रू हम और भी रेशियोज की बातें करेंगे। होप कि यहां तक की सारी बातें समझ में आ रही होगी। रेशियो, वापस टॉपिक पाते हैं। सिलेबस में हमारे पास 4 है, कौन कौन से थे? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, दूसरा टर्नओवर रेशियो, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और चौथा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अब उस सारी बातों को पढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाह रहा हूं ताकि आपको इस चैप्टर का मीनिंग समझ में आए कि क्या पढ़ना चाह रहे हैं। सपोज करो ये एक हाईवे है, हाईवे है, यहां पे एक ढाबा बना हुआ है, और उसके पास सामने 2 गाड़ियां खड़ी है। एक सिंपल सी एक्टिवा खड़ी है, लोकल सी गाड़ी खड़ी है, और एक बड़ी सी मर्सिडीज खड़ी है। और दोनों की ही गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो चुका है। दोनों ही गाड़ियों में कोइंसिडेंटली पेट्रोल खत्म हो चुका है। इस एक्टिवा वाले के पास 200 रुपए कैश पड़ा हुआ है और इसके पास नो कैश, इसके पास कोई कैश नहीं है, लेकिन कार्ड सारे पड़े हैं। इसके पास कार्ड सारे पड़े हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, डेबिट कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हजारों कार्ड पड़े हैं, लेकिन कैश नहीं है। इस ढाबे वाले के पास 100 रुपए का पेट्रोल पड़ा है। अब ये ढाबे वाला 100 रुपए का पेट्रोल किसको देगा?
किसको प्रिविलेज देगा कि 100 रुपए का पेट्रोल वो बेचे। दोनों की गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो चुका है, पेट्रोल पंप दूर है, इतना पेट्रोल की 100 रुपए का पेट्रोल डालेंगे इस पंप तक पहुंच जाएंगे, दोनों का पेट्रोल खत्म हो चुका है। ढाबा वाला किसको पेट्रोल देगा? इसके पास 200 रुपया कैश है और इसके पास कोई भी कैश नहीं है, इसके पास बहुत सारे कार्ड पड़े हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टियां पड़ी है। सो ऑब्वियस है ढाबा वाला इसी को पेमेंट, इसी को पेट्रोल देगा, क्योंकि उसे इंस्टेंट कैश चाहिए, उसे इसकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। अब इसी बात को थोड़ा सा होल्ड करते हुए, अब ये दोनों ही बंदे, एक एक्टिवा वाला और एक मर्सिडीज वाला, दोनों ही पहुंच गए एक बैंक में लोन लेने के लिए। ये बैंक है और इस बैंक में लोन लेने के पहुंच गए। इसने 100 रुपए खर्च कर दिए थे, 100 रुपए भी इसके पास पड़े हैं और इसके पास नो कैश, लेकिन वही बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं और बैंक से इनको 1 करोड़ का लोन चाहिए। अब बताओ बैंक किसको लोन देगी? इस एक्टिवा वाले को जिसके पास 100 रुपए पड़े, इसको प्रिविलेज देगी, इसको इंपॉर्टेंस देगी, इसको महत्वता देगी, या उसको लोन देगी जिसके पास अभी तो कैश नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, लॉन्ग टर्म पेमेंट कैपेसिटी है। सो ऑब्वियस एक जने ने इसको प्रिविलेज दिया, ढाबे वाले ने पेट्रोल देने के लिए एक्टिवा वाले को प्रिविलेज दिया, वेरस की बैंक ने लोन देने के लिए इसको प्रेफरेंस दिया। दोनों ने क्या चेक करा? एक ने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करी, क्या इंस्टेंट पेमेंट कैपेसिटी है? यस है। तो यहां पे उसने क्या चेक करा? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करी, और बैंक ने जब लोन दिया तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी नहीं देख के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करी है। यानी उन्होंने हमने एनालिसिस करा कि इसके पास क्या अभी पैसा है, लेकिन नहीं क्या फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए पास है, किसके पास है? बी के पास है, यानी मर्सिडीज वाले के पास है। तो लोन किसको दिया जाएगा? ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो ये रेशियो का एनालिसिस करते हैं वो किस में काम आता है। मैं 1-2 एग्जाम्पल और दे रहा हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन है ए लिमिटेड, एक ऑर्गेनाइजेशन है बी लिमिटेड, और इसका प्रॉफिट है 500 करोड़ रुपए का, इसका प्रॉफिट है 50 करोड़ रुपए का। अब आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? आपको प्रॉफिट ज्यादा इसमें दिख रहा है, आप सो ऑब्वियसली आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, लेकिन मैंने दूसरी बात अभी बताई नहीं, ये आप प्रॉफिट है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स थी वो 5000 करोड़ थी, यानी इसका प्रॉफिट परसेंटेज है 10%, और इसकी सेल्स 100 करोड़ थी, इसका प्रॉफिट परसेंटेज 50% है, और आपके पास तो सिर्फ 2000 रुपए हैं। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो 10% रिटर्न मिलता है, यानी 200 रुपये आपको रिटर्न मिलता है। ₹200 रिटर्न मिलता है। वेरस की इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो 50% रिटर्न मिलेगा, यानी 2000 का 50%, 1000 रुपये रिटर्न मिलेगा। अब बताओ आपके लिए अच्छी कंपनी कौन सी है? ये। अब आपने इसका प्रॉफिट चेक करा या इसका प्रॉफिट का रेशियो चेक करा? रेशियो बोलो, परसेंटेज बोलो, प्रोपोर्शन बोलो, एक ही बात है। रेशियो बोलो, प्रोपोर्शन बोलो या परसेंटेज बोलो, एक ही बात है। तो ये तो थे एब्सोल्यूट डाटा। एब्सोल्यूट डाटा प्रॉपर रिजल्ट नहीं देते। देखने में इस ऑर्गेनाइजेशन का सेल प्रॉफिट ज़्यादा है, इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कम है, लेकिन आपके डिसीजन एब्सोल्यूट डाटा पे नहीं होके किस पे डिसीजन ले जा रहे हैं? आपको प्रॉफिट पे ले जाके उसके रेशियो के हिसाब से लिया जाता है। रेशियो, प्रोपोर्शन या परसेंटेज। मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज एक ही फैक्टर है। यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 50% का प्रॉफिट हो रहा है, ये 1/10 है, ये 1/2 है। अगर मैं प्रोपोर्शन में बात करूँ तो इसमें बेटर है तो अपन इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे इस चैप्टर की यूटिलिटी क्या है। मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स है, ऑर्गेनाइजेशन ए, उसकी सेल्स है 20 लाख रुपए। बी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स है वो है 5 लाख रुपए। ये ए ऑर्गेनाइजेशन और ये बी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आप लोगों से पूछूं, तो ये सपोज करो दोनों मिठाई वाले हैं, इसने इस दिवाली के सीजन पे 20 लाख की मिठाई बेची और उसने सिर्फ 5 लाख की मिठाई बेची। अब आप बताओ मिठाई किससे खरीदना पसंद करोगे? किससे मिठाई खरीदना पसंद करोगे? आपको लग रहा है सर 20 लाख वाले ने ज़्यादा मिठाई बेची है, ज़्यादा बिक रही है, इसका मतलब ये बेटर है मार्केट में, इसकी मिठाई कम बिक रही है, मार्केट में थोड़ा सा फॉलोवर फेलियर होगा। लेकिन मैं दूसरा डेटा देता हूँ, इसका सेल्स रिटर्न, इसका सेल्स रिटर्न। मैंने कहा इसका सेल्स रिटर्न 10 लाख है। इसने बोल रखा था कि मेरी मिठाई ले जाओ, अगर पसंद नहीं आए तो वापस ला के रख देना, मैं आपको रीपेमेंट कर दूंगा। 10 लाख कस्टमर वापस आए और रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया। 50% इसका सेल्स रिटर्न हो गया। इसने भी बोला था कि जिसको भी मेरी मिठाई पसंद नहीं आ जाए वापस लाना, मैं आपको रीपेमेंट कर दूंगा। एक भी कस्टमर नहीं आया,
सॉलिड मिठाई बेची, जितने भी मिठाई बेची सॉलिड बेची। अब बताओ आप मिठाई किससे खरीदोगे? सेल्स के डेटा देख के या सेल्स और सेल्स रिटर्न का रेशियो देख के? सेल्स और सेल्स रिटर्न का रेशियो देख के, इसका सेल्स रिटर्न रेशियो कितना आ रहा है? 50%। इसका सेल्स रिटर्न रेशियो कितना है? सेल्स की रिटर्न कितना है? 0 है। तो आप किससे खरीदोगे? मिठाई बी से खरीदोगे। डिसीजन लेने में काम होता है, एनालिसिस करने में काम आता है। होप कि थोड़ा थोड़ा चैप्टर का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अगर यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं, इस ऑर्गेनाइजेशन की सेल है 20 लाख की और इस ऑर्गेनाइजेशन की सेल है 5 लाख की, यानी ये 20 लाख की मिठाई बनाता होगा तभी तो बेचता होगा, ये 5 लाख की मिठाई बनाता है और फिर मिठाई बेचता है। आप शक्कर के या दूध के, मिल्क प्रोडक्ट के बिजनेसमैन हो और आप इनको सेल करना चाहते हो, आपके लिए बड़ा कस्टमर कौन सा है? 20 लाख वाला, और ये कस्टमर एज कंपेरेटिव छोटा है। दोनों ने सर डाल दी, अगर इसको बेचोगे तो मैं नहीं खरीदूंगा, मैं को बेचो उसको बेचोगे तो मैं नहीं खरीदूंगा, ऐसे इन दोनों ने सर डाल दी। अब आप किसको चूज करोगे? सो ऑब्वियसली आप एक को चूज करोगे। अब वो खराब मिठाई बनाता है, कितनी सेल्स रिटर्न होता है, कस्टमर क्या सोचता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम उसको जो सेल कर रहे हैं वो नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होगी और पेमेंट में दोनों ही प्रॉम्प्ट है। अगर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इसकी अच्छी है, पेमेंट में भी ये प्रॉम्प्ट है, पेमेंट में ये भी प्रॉम्प्ट है, तो ये नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा है, बल्क क्वांटिटी में खरीदेगा, तो हमारे लिए ये बेटर है। हमारे लिए ये बेटर है, लेकिन कस्टमर के लिए ये बेटर है। मैंने भी आपको एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछा था कि क्लास के बच्चों में पूछा जाए कि सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है, तो अकाउंट्स का टीचर वो बोलेगा जिसके अकाउंट्स में मार्क्स ज़्यादा है, इंग्लिश का टीचर वो बोलेगा जिसके इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा है, पीटीआई बोलेगा जो स्पोर्ट्स में स्कूल के लिए मेडल लेके आ रहा है वो बेटर है। तो कोई एक सिनेरियो नहीं होगा कि ये कंपनी ही बेटर है। डिफरेंट ऑन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, या सिचुएशन ऑफ द कस्टमर। हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट, अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चेक करना होगा कि हमें किसको एनालिसिस में रिजल्ट दें कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कोई भी कंपनी 100% सारी बातों में परफेक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। होप कि आपको इस चैप्टर का बेसिक मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर हमारे किस काम में आता है। अगर ये रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर है तो हमने इसको कहा था इसमें 4 कैटेगरी बोली। पहले मैंने शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है इंस्टेंट पेमेंट कैपेसिटी। इंस्टेंट पेमेंट कैपेसिटी का मतलब आपने क्रेडिटर को बोल रखा है कि 10 दिन बाद आना और पेमेंट ले जाना। क्या 10 दिन के बाद आपके पास पैसा है? आपके पास मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट कैश लिक्विड नहीं है। लिक्विड नहीं है तो आप क्या उनको अपने कमिटमेंट में पूरा हो पाओगा? नहीं हो पाएगा। तो आप उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखोगे। अगर आप क्रेडिटर हो या आप स्टाफ है, सैलरी लेना चाह रहा है, तो मकान में जो बिजनेस ओनर है वो कहेगा देख मेरे पेरेंटल प्रॉपर्टी है, बेचूंगा पैसे आएंगे तेरे को सैलरी दे दूंगा। क्या स्टाफ सैलरी के लिए उसकी प्रॉपर्टी के बिकने का इंतजार करेगा? 5 साल 10 साल का इंतजार करेगा? नहीं करेगा। हाँ, बैंक से लोन लिया है तो मे भी पॉसिबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इंस्टेंट पेमेंट करने के लिए हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करते हैं। दूसरी बात हमने बोली थी टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब हमने बोला था परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, टर्नओवर, ये एक्टिविटी, ये सारी बातें किस में चेक होती है? टर्नओवर्स में चेक होती है। टर्नओवर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अपने रिसोर्सेज का कितना बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता है। एक एग्जांपल दूंगा, उससे हो सकता है बात थोड़ी और क्लियर हो जाए। 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ए, ऑर्गेनाइजेशन बी। इसने साल भर में 1000 टीवी बेचे और इसने भी साल भर में 1000 टीवी बेचे। कौन सा सेल्स मैनेजर या कौन सा मैनेजर ज़्यादा एफिशिएंट है? आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन अब अगर मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूं तो हो सकता है आपके डिसीजन में बहुत कन्वीनियंस आ जाए। इसने 1000 टीवी परचेज करे और धीरे 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 उन 1000 टीवी को बेच दिया और पैसा आ गया। 1 टाइम परचेज 1 टाइम सेल, सारा धीरे 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 करके बेच दिया। और इसने क्या करा? 100 टीवी खरीदे, परचेज करे, उनको सेल करा, डेटर्स बन गए, डेटर से कैश आ गया, वापस से 100 टीवी परचेज करा, 100 टीवी बेचा, ऐसा 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 घुमा 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 के पैसे को घुमा का रोटेशन करके 10 टाइम्स उसने अपने पैसों का रोटेशन करा। दैट मीन्स ये 1000 टीवी एक साथ खरीदता है और पूरे साल धीरे धीरे सारे 1000 टीवी बेच देता है। वेरेस कि ये सिर्फ 100 टीवी एक बार में खरीदता है, उन टीवी को बेचता है, पैसे आ जाते हैं, उनसे वापस से टीवी खरीदता है, फिर पैसे आ जाते हैं, फिर बेचता है, फिर पैसे आ जाते हैं। ऐसा साल में 10 बार कर लेता है, यानी कम पैसों में वही सेल कर लेता है जितना कि 1000 टीवी परचेज करके एक बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाला बिजनेसमैन सेल करता है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि कौन सा मैनेजमेंट बेटर है, आइदर ए और बी, तो आप बोलोगे बी, बिकॉज उसने कम पैसों से उतनी ही सेल कर दी जितनी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके किसी और ने, बिजनेसमैन ने अपनी सेल कर रखी है। तो टर्नओवर यानी कि रोटेशन कितनी बार हुआ?
10 बार हुआ, इसका रोटेशन कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ। तो हमने टर्नओवर के थ्रू चेक करा किसकी एफिशिएंसी बेटर है। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? और डिटेल में करेंगे एक एक हेडिंग को, लेकिन मैं हर एक का मीनिंग समझा रहा हूं। थर्ड, पहला कौन सा था, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। दूसरा कौन सा हो गया, टर्नओवर रेशियो। तीसरा हो गया प्रॉफिटेबिलिटी। कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, उनके पास क्या टर्नओवर था, क्या नहीं था, कितनी था, उनको देख के करते हैं कि कंपनी ने कितना % प्रॉफिट कमाया, कितना % प्रॉफिट कमाया। मैंने भी एक एग्जांपल दिया था, एक का प्रॉफिट था 500 करोड़ का और दूसरे का प्रॉफिट था 50 करोड़ का, बट ये 50% था और ये 10% था। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, उसके 50 करोड़ के प्रॉफिट से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप तो ये चेक करोगे उसको 50% प्रॉफिट हुआ है तो हमें डिविडेंड भी 50% मिलेगा या उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। तो आपके लिए कौन सी है? तो आपने इस प्रॉफिट को नहीं देख के उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को रेशियोज में कन्वर्ट करा, तो आपको पता पड़ा कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। And the fourth one is a long term solvency. Fourth one is long term solvency. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म रीपेमेंट कैपेसिटी, यानी बड़े बड़े लोन ले लिया आपने, 10 करोड़ का लोन, 50 करोड़ का लोन, और 5 साल के लिए लोन, 7 साल के लिए लोन, 10 साल के लिए लोन। अगर कोई 5-7-10 साल के लिए लोन लेता है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी चेक करते हैं कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन के लिए उसके पास उतनी प्रॉपर्टियां है या नहीं है, क्या वो हमें रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लॉन्ग रन के लिए उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है, यानी हमने उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को चेक करा। अगर उसकी एसेट और लायबिलिटी हमारे पेमेंट के अकॉर्डिंग मैच कर जाती है तो हम उसको लोन दे देंगे, एल्स उसको लोन नहीं देंगे। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक एक्टिवा वाला है और 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहा है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वेरस की एक मर्सिडीज वाला है जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और वो लोन लेना चाह रहा है, तो हमें पता है कि वो पेमेंट कहीं नहीं जाने का, हमारा पेमेंट सेफ्ट है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हम उसको बी को, यानी मर्सिडीज वाले को प्रेफरेंस देंगे और उसको लोन सैंक्शन कर देंगे। होप कि चारों हेडिंग समझ में आ रहे हैं। अब आ जाते हैं अपन मेन टॉपिक पे, वापस से फर्स्ट पॉइंट पे। पहला है हमारे पास शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब अब आपको बहुत बार क्लियर हो चुका होगा कि हमने बोला इंस्टेंट पेमेंट कैपेसिटी। आपकी जेब में पैसे हैं, जेब का मतलब हो जाता है कैश, बैंक। आपने कैश फ्लो वाले चैप्टर में बहुत सारी बातें पढ़ रखी होगी। क्या ये सारी बातें आपके पास अवेलेबल है? आपने जितना टाइम लोगों को दे रखा है इन शॉर्ट टर्म में, मंथ 2 मंथ में, अगर आपके पास है तो होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को हम 2 कैटेगरी में कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। देखो वर्ड बोला मैंने, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड कैश को और कैश के इक्विवेलेंट को डिनोट करता है। इसमें 2 तरह के रेशियो हमारे पास, पहला है करंट रेशियो, पहला है करंट रेशियो, और दूसरा जो है हमारे पास क्विक रेशियो। अब इन दोनों रेशियो को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम में जनरली इसका क्वेश्चन बनता है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो की बात करते हैं अपन। करंट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और कुछ लोग इसको रेशियो के एक्सप्रेस में लिखते हैं, तो करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटी भी लिखते हैं, कुछ लोग करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी भी लिखते हैं। ये तो प्रोपोर्शन में आ जाएगा और एब्सोल्यूट रेशियो में आ जाएगा, इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता है। तो करंट रेशियो में क्या क्या, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये आइडियल जो होता है, आइडियली जो होता है वो 2:1 होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मेरे पास करंट लायबिलिटी अगर 1 करोड़ की है तो मेरे पास करंट एसेट 2 करोड़ की होनी चाहिए। यानी सारे पैसे मांगने वाले मेरे पास आ भी जाए तो मैं इंस्टेंट उनको पेमेंट कर दूंगा, और उसके बावजूद भी तो नहीं मेरे पास कैश रह जाएगा या उतना करंट एसेट रह जाएगी कि मैं अगले आने वाली सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं। कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बुरी खबर फैल जाती है, कभी अडानी के बारे में भी फैली थी, इंस्टेंट लोग पेमेंट लेने चले गए, जिन जो जो पेमेंट मांग रहे थे हर एक को लगा रहे मेरा तो पैसा डूब ही जाएगा, हाथ तो हाथ सारी करंट लायबिलिटीज के पास पहुंच गए करंट पेमेंट करने के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर करंट रेशियो 2:1 होगा तो वो क्या इंस्टेंटली करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर देगा? यस कर देगा, क्योंकि अगर 1 करोड़ की लायबिलिटी है और 2 करोड़ के पास उसके पास करंट एसेट पड़ी है, सबका पेमेंट कर देगा। और सिचुएशनली 1-2 महीनों का
उसके पास फंड पड़ा हुआ है, अगर एडवांस सिचुएशन भी पड़ी तो वो उसको हैंडल कर लेगा और अगले 2-3 महीनों में अपने को वापस से स्टेबल करने की स्थिति में आ जाएगा। तो इसलिए आइडियल रेशियोज का हमेशा क्या माना जाता है? माना जाता है। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का आइडियल रेशियो यही हो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर कोई कैश वाला है, लोन देने वाली फर्म है, तो उसके पास करंट एसेट तो बहुत ही ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी होगी नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। लेकिन ये एग्जाम्पल हमें यहाँ नहीं सिद्ध करना है, प्रूव करना है हमें, तो जो हमारा सिलेबस कह रहा है कि 2:1 का होना चाहिए। एक रूटीन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2:1 होता है, तो 2:1 होना चाहिए। दूसरी बात कि करंट एसेट में आता क्या क्या है, किन किन बातों को करंट एसेट में इंक्लूड करा जाता है? करंट एसेट्स, करंट एसेट में आता है सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, डेटर्स, डेटर्स के साथ बिल्स रिसीवेबल भी हो गया। जिन डेटर्स पे हमें भरोसा नहीं उनसे अपन ने लिखवा के ले लिया, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल, और दोनों को बोल दिया ट्रेड रिसीवेबल। थोड़ा सा मैं इस बात को फोर्स कर रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल। एग्जाम में कभी बार ये दिया होता है कि ट्रेड रिसीवेबल 50,000, डेटर्स 30,000, बच्चे दोनों को करंट एसेट मान लेते हैं। जबकि अगर ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद आ गया हमारे पास स्टॉक, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी हमारी करंट एसेट्स है। इनको इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट करा जा सकता है, कैश तो कैश में है, शर्ट इनको बेच के ला सकता है, डेटर्स को डिस्काउंट देके बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करवा के कैश में कन्वर्ट करा जा सकता है। इन सबको हमने करंट एसेट की कैटेगरी में ले लिया है। और दूसरी हो जाती है हमारे पास करंट लायबिलिटी, दूसरी कैटेगरी हो गई हमारे पास करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज लाइक शॉर्ट टर्म लोन्स, दूसरा क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड लाइक अदर खर्चे। ये सारी हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। तो करंट एसेट्स के डेटा दिए होंगे, करंट लायबिलिटी के डेटा दिए होंगे, उन दोनों की टोटल को कर लेंगे और एक रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटी आ जाएगी। इन सारी बातों को, करंट एसेट को जब देखते हैं तो हमने कहा था किसी को भी इंस्टेंटली बेचा जा सकता है और कैश में कन्वर्ट करा जा सकता है, किसी को भी कैश में बेचा जा सकता है और इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट करा जा सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं इन दो बातों के अकाउंट के बारे में, एक ट्रक मैन्युफैक्चरर है, ट्रकें बना रहा है, आधी अधूरी बनी हुई ट्रकें पड़ी है, अब बताओ कौन खरीदेगा? ट्रकों का एग्जाम्पल छोड़ते हैं, एक टेलर है और कपड़े सिलता है, रॉ कपड़ा पड़ा है, प्लेन कपड़ा पड़ा है, सस्ते में बेचेगा, कोई खरीद लेगा। ट्राउजर्स सिले पड़े हैं, शर्ट सिले हुए पड़े हैं, कोई भी खरीद लेगा। लेकिन आधे कटे हुए शर्ट, आधे कटे हुए ट्राउजर्स और ये आधे कटे हुए आधे सिले हुए कपड़े कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। और ऑर्गेनाइजेशन की मेजर इन्वेंट्री जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन की जो मेजर इन्वेंट्री होती है वो वर्क इन प्रोग्रेस कंडीशन में होती है। किस कंडीशन में होती है? वर्क इन प्रोग्रेस में। बिकॉज रॉ जो होता है वो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदते हैं, अब जरूरत है तो हमने खरीदा, बहुत कम होता है। वर्क इन प्रोग्रेस मेजरली होता है और फिनिश गुड्स तो बनते ही बेच देते हैं। तो मेजर ये 0% है, ये 1% है, या 1% है, 2% होते हैं, क्योंकि आते ही तो हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन में चले जाते हैं और जैसे ही प्रोडक्शन में चले गए तो वो कौन सा हो गया हमारे पास? वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? और जब बन गया तो हमने हाथों हाथ बेच दिया, क्योंकि हमने किसी के ऑर्डर पे ही तो बनाया होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन की मेजर इन्वेंट्री कौन सी होती है? वर्क इन प्रोग्रेस में होती है, जिसको बेचना इंस्टेंटली पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, करंट एसेट है, लेकिन क्या वो इंस्टेंटली बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। तो करंट एसेट का एक सब पार्ट,
लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट का एक सब पार्ट कौन सा हो गया, लिक्विड एसेट की डेफिनेशन में ये नहीं आएगा, इसे इंस्टेंटली बेचा नहीं जा सकता है। और प्रीपेड, अगर मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा दिया, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा दिया, स्टॉक का इंश्योरेंस करवा दिया है, प्रीपेड है, अगले साल का भी, अगले 4 महीनों का भी मैंने एडवांस दे दिया है, अब मैं चाहूँ कि उस पैसे को वापस कैश में जनरेट कर लूँ, कन्वर्ट कर दूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मनी। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो करंट एसेट तो है लेकिन वो हमारी लिक्विड एसेट नहीं है। तो सेकंड कैटेगरी जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था लिक्विड रेशियो, सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, फर्स्ट था हमारे पास करंट रेशियो, करंट रेशियो में था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटी। और दूसरा हो गया हमारे पास क्विक रेशियो, इसे लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। मैंने लिक्विडिटी नहीं बोला है, लिक्विडिटी हुआ तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, अगर एग्जाम में पूछे फाइंड आउट द लिक्विडिटी रेशियो तो आपको ये दोनों रेशियो निकालने पड़ेंगे, और फाइंड आउट द लिक्विड रेशियो तो आपको क्विक रेशियो निकालना पड़ेगा। इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। छोटे क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे इजी वाला टेस्ट था, एक लिटमस पेपर हुआ करता था, उसको एसिड में डाल देते, वो कलर चेंज हो गया तो एकदम से पता लग जाता है ये एसिड है, इंस्टेंट हो गया, इंस्टेंट है तो एसिड टेस्ट रेशियो। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट एक नया वर्ड आ गया, क्विक एसेट को अगर अपन फाइंड आउट करना चाहें तो करंट एसेट में से, करंट एसेट में से मैं अगर स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस इन दोनों को हटा दूं, करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर मैं हटा दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, क्विक एसेट हो जाएगी। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला हो गया, क्विक एसेट इज इक्वल टू व्हाट, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री एंड प्रीपेड। मेजरली क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए और उन्होंने फॉर्मूला क्या लिख दिया, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्विक एसेट। है फॉर्मूला, ये भी अपने आप में सही है। तो ये हमारे पास हो गया क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक। अगर वो नहीं है तो, और है तो उसको भी क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स। यस, यहाँ पे हमें उटपटांग कुछ इधर उधर से बातें दी होगी। तो इस तरह से हमारे पास एक और हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि हम वर्किंग कैपिटल, एक वर्ड सुन रखा है आपने, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अगर इतनी सारी बातें अगर हमारे दिमाग में सेट हो चुकी है तो मैक्सिमम हम सारे क्वेश्चन इनके करंट रेशियो के कर ही लेंगे। होप कि यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है। हमने 3-4 फॉर्मूले लिखे, मैं उसको वापस से फाइनलाइज कर देता हूँ। फर्स्ट है करंट रेशियो, फर्स्ट इज करंट रेशियो, करंट एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में कौन कौन सी एसेट आएगी, होप कि आप लोगों को क्लियर है। दूसरा, करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी करंट लायबिलिटी आएगी, होप कि ये भी आपको क्लियर है। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही आपको क्लियर है। करंट एसेट में हमने बोला था कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सारी बातें। और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। दूसरा बोला था अपन ने क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो गया क्विक एसेट इज टू करंट लायबिलिटी। एंड व्हाट इज क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। अगर प्रीपेड नहीं दे रखा है तो, अगर प्रीपेड दे रखा है तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। एंड तीसरा एक फॉर्मूला बोला था वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। मेजर बुक के सारे क्वेश्चन हम इन 3 बातें अगर हमारे दिमाग में है तो सॉल्व हो जाएंगे। मैं कुछ बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं इमेजनरी क्वेश्चन देख के, होप आप बुक के क्वेश्चन सारे अपने आप ही सॉल्व कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास करंट एसेट है 5 लाख, करंट लायबिलिटी है 2 लाख। इजीएस्ट क्वेश्चन, तो करंट रेशियो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 5:2। नहीं बोलना है ऐसे, आधे मार्क्स मिलेंगे। न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर को हमेशा इसको एब्सोल्यूट रेशियो में कन्वर्ट करना है, यानी इसको 1 के एक्सप्रेस में करना है, तो ये हो जाएगा 2.5। तो इसे 2.5 भी कह सकते हैं। इसको 5:2 बोलेंगे, हमें सही तो होगा लेकिन पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करके देना होगा, 1 की डेफिनेशन में लेके आना होगा।
एक और क्वेश्चन, करंट एसेट्स है 12 लाख, करंट लायबिलिटी है 3 लाख, क्या रेशियो हो गया? 12:3। सर ये सही है ना? नहीं, हम इसको क्या करेंगे, 1 की डेफिनेशन में लाएंगे 1, और ये कितना हो गया 4, तो इसको 4:1 भी कह सकते हैं और इज इक्वल टू 4 भी कह सकते हैं कि हमारा करंट रेशियो कितना है 4। होप कि सारी बातें समझ में आ रही है। दूसरी बात, सपोज करो मेरे पास करंट एसेट्स है 50 लाख की और मेरे पास वर्किंग कैपिटल है 20 लाख की, वर्किंग कैपिटल 20 लाख की है और मुझे पूछा है कि करंट रेशियो बताओ। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटी, करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट तो मेरे पास है, करंट लायबिलिटी है नहीं, तो क्या करंट लायबिलिटी इन दोनों फॉर्मूले से फाइंड आउट की जा सकती है? एब्सोल्युटली करी जा सकती है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 20 लाख की और करंट एसेट दे रखी है 50 लाख की, इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर एक्स मानी तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 30 लाख। और होप कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, मेरे पास करंट एसेट दे रखी है 50 लाख की, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो अभी कर लिया है 10 लाख की, और इन्वेंट्री दे रखी है, वो भी दे रखी है 10 लाख की, इन्वेंट्री भी दे रखी है 10 लाख की। अब मुझे दो रेशियो निकालना है, एक करंट रेशियो निकालना है और एक क्विक रेशियो निकालना है। क्या ये खेल हो सकता है? देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 50 माइनस करंट लायबिलिटी नहीं पता, लेकिन वर्किंग कैपिटल ये है, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी कितनी हुई 40, 50 माइनस तो वर्किंग कैपिटल हो गया 10। मेरे पास करंट एसेट आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई 1:1, और इसको कह सकते हैं 1.25:1। क्लियर। दूसरा मुझे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्विक रेशियो। एक तो पूछा है करंट रेशियो और दूसरा पूछा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स क्विक रेशियो, क्विक एसेट इज टू करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो अभी हमने पता कर ली थी 40 लाख, अब हमें क्या पता करनी है, क्विक एसेट पता करनी है। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड। तो करंट एसेट हमें पता और इन्वेंट्री हमें पता है, तो इसका मतलब हमारे पास क्विक एसेट कितनी हो जाएगी 40 लाख की। 40 लाख इस टू 40 लाख, 40 लाख करंट क्विक लायबिलिटी क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी भी हमारे पास 40 लाख की, यानी इसका रेशियो हो गया 1:1। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ, क्विक का आइडियल जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, करंट का आइडियल रेशियो 2:1 और क्विक का आइडियल रेशियो 1:1 होता है। होप कि ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन है, करंट रेशियो दे रखा है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स लिखो या 5 लिखो एक ही बात है। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 80,000, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 80,000। करंट लायबिलिटी दे रखी है इससे ही सॉल्व करा जा सकता है। पहले तो अगर मैं ये कहूँ मेरा करंट रेशियो 5 टाइम्स है और वर्किंग कैपिटल 80,000 है, तो क्या इससे हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पता कर सकते हैं? देखिए ट्राई करते हैं। करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट रेशियो, वो कितना है 5 टाइम्स है, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, ये कितना है 80,000 है। और ये 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, अगर ये 5 है तो ये 1 है, ये 5 है तो ये 1 है, तो इसका मतलब मैं अगर लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स कर दूं, लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स कर दूं, तो मैंने इसको बोल दिया 1x और इसको कर दिया 5x, क्योंकि अगर ये x है तो ये 5x है, तो हमारा करंट रेशियो 5:1 हो गया, यानी 5 टाइम्स हो गया। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 5x माइनस 1x इज इक्वल टू 4x, और 4x की वैल्यू कितनी है 80,000 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट 20,000। अगर x की वैल्यू 20,000 है तो मेरे इसका मतलब हो गया करंट लायबिलिटी कितनी है 20,000, करंट एसेट कितनी है 1 लाख। आंसर आ गया मेरे पास। क्या ये बातें सारी समझ में आ रही है? करंट एसेट्स हो गई 1 लाख, करंट लायबिलिटी हो गई 20,000,
रेशियो भी प्रूव हो गया 5:1 का, और वर्किंग कैपिटल भी प्रूव हो गई 80,000 की। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल में इसी टाइप का एक और ले रहा हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज करो मेरे पास करंट रेशियो है 4, वर्किंग कैपिटल है 1,20,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब आपको जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक रेशियो दिया हो, एक बात दी हो, तो आप तो हमेशा लिख दो लेट द करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स। इस बात को दिमाग में रख दो, हर जगह अपनी एक ये बात एक्सप्रेस कर दो, लेट CL इज इक्वल टू एक्स। अगर आपने ऐसा कर दिया लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स, तो बहुत सारी बातें कन्वीनियंट हो जाएगी। कैसे? अब रेशियो कितना है? करंट रेशियो 4 दिया है, क्या मैं इसे 4:1 कर सकता हूँ? यस कह सकता हूँ। ये मेरी करंट एसेट्स है, ये मेरी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी को अगर मैंने x मान लिया है तो ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x, और 3x की वैल्यू दे रखी है 1,20,000। अगर 3x की वैल्यू 1,20,000 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाई 3, कितना हो रहा है? 40,000। x की वैल्यू 40,000 आ गई, x को पुट कर दो। अगर ये 40,000 है, x 40,000 है, तो ये 4x कितना हो गया? 1,60,000। क्या 4:1 का रेशियो है? यस 4:1 है। क्या करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 120 है? 120 है। दोनों ही बातें प्रूव हो रही है और सारी क्वेश्चन की इक्वेशन सॉल्व हो रही है। होप कि ये समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में करंट रेशियो दे रखा है 4, क्विक रेशियो दे रखा है 2। करंट रेशियो दे रखा है 4 और क्विक रेशियो दे रखा है 2, और हमारे पास इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है 1,60,000, और आपसे पूछ लिया करंट एसेट बताओ, करंट लायबिलिटी बताओ, वर्किंग कैपिटल बताओ। ये 3 चीज़ें बताओ। क्या क्या पूछा आपसे? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, एक मैंने आपको 2 मिनट पहले एक बात कही थी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना होगा? लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स। लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स। करंट लायबिलिटी को आपको क्या मानना है? एक्स मानना है। मेरे पास करंट रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटी, और ये दे रखा है 4, तो ये 4x है, तो ये 1x है। ठीक है। दूसरा कौन सा रेशियो दे रखा है? ये तो करंट रेशियो दे रखा था, करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटी, और दूसरा दे रखा है मेरे पास क्विक रेशियो, तो क्विक एसेट इज टू करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को अगर x माना है और क्विक रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2, तो ये हो गया 2x। चलो ये दोनों ही बातें क्लियर हो गई। तो ये 1x तो कॉमन है, और ये करंट एसेट कितनी है? 4x, और ये 2x। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में क्या है? इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का फॉर्मूला था अभी हमने पढ़ा था, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इज इक्वल टू इन्वेंट्री या स्टॉक। करंट एसेट दे रखा है 4x, क्विक एसेट दे रखा है 2x, और स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 1,60,000। तो 2x इज इक्वल टू 1,60,000, x की वैल्यू 80,000। अब एक बार अगर x की वैल्यू हमें पता लग गई है, सब जगह पुट कर दो, सारे आंसर आ जाएंगे। करंट लायबिलिटी कितनी है? 80,000 है। करंट लायबिलिटी कितनी है? 80,000 है। करंट एसेट कितनी है? मल्टीप्लाई बाई 4, 3,20,000। अब क्विक एसेट कितनी है? ये अगर 80,000 है तो ये 1,60,000। करंट एसेट 3,20,000 माइनस क्विक एसेट इज इक्वल टू 1,60,000। सारी बातें प्रूव हो रही है। होप कि सिचुएशनली क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। करंट रेशियो दे रखा है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स बोलो, और एग्जाम में अगर 5 लिखा हो तो ये 5:1 होता है। एक बार क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था करंट रेशियो 2.5, 2.5, और बच्चों ने इसको 2:5 पढ़ लिया था और क्वेश्चन को पूरा ही गलत कर दिया था। 2.5 रेशियो है, करंट रेशियो एग्जाम में क्लियर लिखा था 2.5। 2.5 का मतलब होता है 2.5:1। मैं इसी क्वेश्चन को कर लेता हूँ। क्विक रेशियो दिया हुआ था 1.5, तो 1.5:1 होता है। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी हुई थी,
वर्किंग कैपिटल दी होती 60,000 रुपये, आपको इन्वेंट्री पूछी, करंट एसेट पूछ ली, करंट लायबिलिटी पूछ ली, क्या क्या पूछ लिया? करंट रेशियो दे रखा है, क्विक रेशियो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे दी 60,000 रुपये, इन्वेंट्री पूछी है, करंट एसेट पूछी है और करंट लायबिलिटी पूछी है। जब भी मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन हो तो आपके पास एक ही रामबाण इलाज है, लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स, लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स। अगर आपने करंट लायबिलिटी को एक्स मान लिया तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और वो एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, मैंने यहाँ पुट कर दिया 1x, एक्स एक्स और एक्स। ये थे मेरे करंट एसेट्स, ये थी करंट लायबिलिटी, ये क्विक एसेट्स और ये करंट लायबिलिटी। अब मुझे इन्फॉर्मेशन किसकी दे रखी है? वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट कितनी है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट कितनी है? 4.5x माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है? 1x इज इक्वल टू 1.5x इज इक्वल टू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 60,000 रुपया। तो 1.5x इज इक्वल टू 60,000 रुपया है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60,000 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 40,000। और अगर एक बार x की वैल्यू आ गई, ये 40,000 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इज इक्वल टू 1 लाख। तो मेरे पास करंट एसेट आ गई 1 लाख, एक का आंसर। करंट लायबिलिटी अभी अपन ने निकाली 40,000। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्रूव हो रहा है। अब रही बात इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इज इक्वल टू इन्वेंट्री। तो करंट एसेट कितनी है? 2.5 और ये कितना है? 1.5। 2.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1। 1 इज इक्वल टू इन्वेंट्री है 1x और x की वैल्यू कितने आ रहा है? ये 2.5x। 2.5x 1.5x इज इक्वल टू x और x की वैल्यू इन्वेंट्री है और x की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी 40,000। इसका मतलब इन्वेंट्री है 40,000 रुपये। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000। होप किस तरह के सारे क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओगे। एक यहाँ पे हमारे पास करंट रेशियो कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं। वो होते हैं कि हमें एक क्वेश्चन में दे रखा है कि करंट रेशियो दे रखा है 2 को मैं बोलूँगा 2:1 और कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे और उससे हमें बताना होगा कि रेशियो हमारा इम्प्रूव हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या नो चेंज हो रहा है। आइदर रेशियो हमारा इंक्रीज हो रहा है या रेशियो डिक्रीज हो रहा है या कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये बताना होगा हमें। कुछ एक्टिविटीज़ दी होगी, कुछ बिजनेस की एक्टिविटी ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे, उन ट्रांजेक्शन्स के बेस पे हमें बताना होगा कि हमारा रेशियो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैं सर इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल करंट रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है 2। मैं 2:1 कह सकता हूँ। क्या मैं इसे 20,000:10,000 भी कह सकता हूँ? 100% कह सकता हूँ। मैंने क्यों लिया अभी 20,000 10,000 भी बताऊंगा। और क्वेश्चन में लिखा था कैश पेड टू क्रेडिटर, बस इतना सही लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा है। तो हम हमारे हिसाब से एक इमेजनरी अमाउंट डाटा ले लेंगे 5,000 रुपया, जो इन दोनों के डेसिमल में भी आपस में कट होने में भी हेल्प कर जाएगा। यहाँ तक सारा ही मैटर क्लियर है? ठीक है। अब मैं कैश पेड टू कर रही है, मेरी करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है। कैश पेड टू क्रेडिटर, तो इससे कैश कम हो रहा है और क्रेडिटर भी कम हो रहे हैं, यानी दोनों साइड से एक एक डिजिट कम हो रही है। इधर 5,000 और इधर भी 5,000 कम हो गए। इधर से कैश कम हो गया, उधर से क्रेडिटर कम हो गए। ये कितना हो गया? 15,000। अब ये कितने रह गए? 5,000। अब रेशियो क्या हुआ? पहले 2:1 था, अब रेशियो 3:1 है। तो रेशियो हमारा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या नो चेंज हो रहा है? रेशियो इंक्रीज हो रहा है। सर ये इंक्रीज हो रहा है, ये हमें यहाँ तक तो समझ में आ रहा है 2:1 और 3:1 की लैंग्वेज में, बट ये रूटीन में समझ में नहीं आया। तो मैं आपको एक और हिंट दे रहा हूँ। रेशियो 2:1 को क्या मैं 2/1 इंटू 100 कह सकता हूँ? कितना परसेंट हुआ? 200% हुआ। अब अगर मेरा रेशियो 3:1 हो जाता है इंटू 100 इज इक्वल टू वॉट? 300%। तो क्या मेरा रेशियो इंक्रीज हुआ? यस, मेरा रेशियो 100% इंक्रीज हुआ है। बच्चों के मन में आता है सर ये आपने तो 3,000 5,000 2,000 रुपये डिजिट ली, हम कुछ और डिजिट ले लेते। कोई भी डिजिट ले लो, रेशियो 200। मेरे पास ये 20,000 के डेटर, ये करंट एसेट थी, 10,000 की करंट लायबिलिटी थी। अब मैं बहुत सिंपल सा अमाउंट भी पे करूंगा, बहुत सिंपल सा अमाउंट भी पे करूंगा, 1,000 रुपये भी पे कर दूंगा। 1,000
तो 1000 का कैश चला गया, 1000 का ये चला गया, तो ये हो गए 19,000 और ये हो गए 9,000। 19,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 100% करूँगा इज़ मोर देन 200%, इज़ मोर देन 200%। वो 200% से ज़्यादा होगा, बिकॉज 19 टू 18 और 200% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब मेरे रेशियो क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। होप कि ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास करंट रेशियो दे रखा है 2:1 और लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 20,000 के थे, ये 10,000 का है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स में अगर मान लेता हूँ, वही मेरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन 5,000 रुपये मान लेता हूँ, तो कैसे आया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो कैश आ गया होगा, कैश कितना आ गया 5,000, और वापस से डेटर्स कम हो गए क्योंकि डेटर से पैसे आ गए थे, डेटर्स कम हो गए 5,000। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, ये वापस से कितना है 20 और ये कितना है 10, रेशियो में क्या चेंज हुआ, कोई रेशियो चेंज नहीं हुआ। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। करंट रेशियो मेरा वही 2:1 है, 2:1 है। परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, और जो मशीन का जो पेमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो ना तो करंट एसेट में कोई फर्क पड़ा क्योंकि मशीन करंट एसेट में नहीं आती है, और पेमेंट जो लॉन्ग टर्म में करना है तो ये हमारा भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, तो इसका करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, इसका पेमेंट इंस्टेंट करना है, शॉर्ट टर्म पेमेंट करना है, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी, तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ये न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर जब भी बढ़ेगा रेशियो को आपके 20 डिवाइड बाई 10 ये बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, रेशियो आपका डिक्लाइन हो जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा, रेशियो आपका इंक्रीज हो जाएगा। कुछ बातें और प्रैक्टिस के थ्रू आपको समझ में आएगी। करंट रेशियो दे रखा है 2:1, परचेज मशीन फॉर कैश, परचेज मशीन फॉर कैश, मुझे बताना है इस रेशियो में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। मशीन खरीदी, मशीन खरीदी तो ये नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, और कैश गया वो करंट एसेट गई, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, और करंट लायबिलिटी में और इनमें किसी में कोई फर्क नहीं आ रहा है, करंट एसेट कम हो रही है। अगर करंट एसेट मेरी कम हो रही है तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, इक्विटी एंड लायबिलिटी में आ जाएगा, लेकिन शेयर से पैसा आया, कैश बैलेंस बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ गई, न्यूमरेटर बढ़ गया, अगर ये बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ जाएगा। होप की थोड़ी छोटी छोटी बातें क्लियर हो रही है। करंट रेशियो दे रखा है 2:1, करंट रेशियो कितना दे रखा है 2:1। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, जब हम किसी को गुड्स बेचते हैं तो वो जो डेटर बन जाते हैं, उन पर अगर हमें भरोसा नहीं होता तो उनसे रिटर्न में डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, डेट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। अगर वो डिसऑनर हो गया तो बिल्स रिसीवेबल अगर डिसऑनर हो जाता है तो बिल्स रिसीवेबल कम हो जाते हैं, करंट एसेट कम हो जाती है, और वापस से हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो रेशियो पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे 20,000 लिखा है, यहाँ 10,000 लिखा है, ये 2 लाख और ये 1 लाख कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने को है। अगर दोनों में कोई चीज़ें बढ़ गई तो क्या सर रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा? अरे नहीं होगा बेटा, रेशियो में चेंज आएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से डाटा चेंज हो रहे हैं, सेम डिजिट से भी हो रहे तो भी रेशियो चेंज होगा। अगर मैं सपोज करूँ इसमें 10,000 ऐड कर दूँ, 10,000 ऐड कैसे हो गया, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 1 लाख, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 1 लाख, तो यहाँ पे तो मेरा स्टॉक बढ़ गया और इधर से मेरे क्रेडिटर बढ़ गए, तो अब ये कितने हो गए 3 लाख, और ये कितने हो गए 2 लाख, 3 लाख 2 लाख, तो 3 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 150%, जबकि मेरे पहले रेशियो था 200%, यानी मेरा रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। होप कि आपको ये रेशियो इंक्रीज डिक्रीज का कुछ कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था आपके पास, आफ्टर द पेमेंट टू क्रेडिटर ₹50,000, current ratio be maintained at
2:1. After the payment to creditor rupees 50,000, the current ratio will be maintained at rupees 2:1. Find out the prior current ratio या current ratio before the payment. आपको एक 50,000 का पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद, क्रेडिटर को 50,000 का पेमेंट करने के बाद आपका करंट रेशियो हो जाता है 2:1. क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद करंट रेशियो हो जाता है 2:1. तो बताओ पहले रेशियो कितना था अगर हमने उसको 50,000 का पेमेंट कराए. अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करें. करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटी नहीं पता, लेकिन हमने पेमेंट कर दिया है. इसमें से इसका पेमेंट कितना कर दिया है 50,000 का, तो कैश चला गया. करंट लायबिलिटी कितनी चली गई 50,000 की. पेमेंट करने के बाद हमारा रेशियो कितना हो रहा है 2:1. क्या अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है क्या? बिल्कुल करा जा सकता है. क्लियर. तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. होप कि इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे. इस तरह की बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को, रेशियो एनालिसिस वाले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे. मेजरली हमारे पास क्वेश्चन कौन से थे? एक तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की डेटा दे रखे थे, उनको सम अप कर दो, उसका रेशियो निकाल दो. एक था हमारे पास क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इसके डेटा दे रखे हैं. इसमें तो हमारे पास करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को, करंट एसेट में से स्टॉक एंड प्रीपेड को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी क्विक एसेट, और इनको कर दोगे तो ये रेशियो आ जाएगा. फिर दूसरी बात अपन ने करी थी कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल आ गया. उसके बाद हमने क्विक एसेट का एक फॉर्मूला लिखा था, क्विक एसेट इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड. ये हो गया था. इस टाइप के पहले टाइप के हमारे पास क्वेश्चन थे. दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन थे वो इंक्रीज डिक्रीज के थे कि हमें कोई रेशियो गिवन होगा और आपको ये बताना है कोई मिसिंग फिगर है. जैसे करंट रेशियो दिया हुआ था, करंट रेशियो दिया हुआ है 5 और क्विक रेशियो दिया हुआ है 3.5 और वर्किंग कैपिटल दे रखी है, और उस टाइप से आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन, तो कोई रेशियो दिया होगा तो उसके लिए अपन हमेशा एक बात कही थी, एक बात याद रखना, और वो कौन सी थी, लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स. लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स करोगे तो आपके पास बहुत सारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी. होप कि यहाँ तक बातें समझ में आ रही है. तीसरी टाइप क्वेश्चन थे हमारे पास और इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज वाले, और चौथी टाइप के क्वेश्चन में थे बिफोर रेशियो फाइंड आउट करना है या आफ्टर रेशियो फाइंड आउट करना है. इस 4 तरह के रेशियोज इस कुछ हेडिंग में बनते हैं. होप कि मेरे हिसाब से आपको करंट रेशियो की सारी कैलकुलेशन सामने आ रही होगी, सारी कैलकुलेशन आप कर पाओगे. अगली क्लास में मिलते हैं अपन टर्नओवर रेशियोज में. एक बार में टर्नओवर रेशियो कंप्लीट करेंगे. इस तरह से हम 4 पार्ट में 4 लेक्चर में ही सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. ऑल द बेस्ट बेटा.